तैयार हो जाइए जुलाई सीरीज के दमदार आगमन के लिए, जहां पर दुनिया भर के बाजारों से संकेत अच्छे। एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती है जो बदलेगी चुस्ती में। एक्शन रहेगा भरपूर। हफ्ते का है आखिरी दिन, लेकिन सीरीज है दमदार। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अच्छा है सर, सुस्ती है, इसका मतलब कि क्लोजिंग दमदार होनी चाहिए, जैसा ट्रेंड रहा है। हालांकि इस ट्रेंड को बाजार ने कल ब्रेक किया, पर बताएं सर, नई सीरीज की शुरुआत है, वीकेंड सेशन है, आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, और वो दमदार हैं। नैस्डैक और एसएनपी दोनों ने कल फिर से नया रिकॉर्ड बनाया भी, और रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जाकर बंद भी हुए हैं। तो इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी रिकॉर्ड बनाए। हाँ, डाउ भले रिकॉर्ड नहीं बना पाया, लेकिन उछला जबरदस्त है। 325 अंकों का दमदार उछाल अमेरिकी बाजारों में हुआ। कल जब हम बंद हुए तब भी हमें उम्मीद तो थी कि अमेरिका में मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन रहेगा। 150 पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन उसके मुकाबले कहीं ज्यादा, कहीं जबरदस्त तेजी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। और वहाँ 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैकेज अनाउंस किया है, जिस पर सहमति बनी है, पैकेज तो आना बाकी, सहमति बनी है, वो काम की बात है। निफ्टी का लोट 50 शेयरों का अब हो जाएगा, लेकिन इस महीने की जो वीकली सीरीज है वहाँ पुराना ही 75 का लोट साइज रहेगा। लेकिन आगे जो अब नए इंट्रोड्यूस होंगे आपके लिए लोट्स, वो 75 के बजाय 50 के होंगे। वायदा कारोबार में 4 नए खिलाड़ी आज से अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओएनजीसी ने दमदार नतीजे पेश किए, मुनाफा 5 गुना बढ़कर आता हुआ दिखा है। और न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में भी दमदार नतीजों का सिलसिला है। दिग्गज आईटी कंपनी दुनिया की वो है एक्सेंचर, और उन्होंने न सिर्फ रिजल्ट दमदार पेश किए बल्कि गाइडेंस बढ़ाकर दिया है। आईटी शेयरों की कल की रफ्तार आज और आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये है आज के लिए 4 बड़े और दमदार ट्रिगर्स, जिनके दम पर हमें हफ्ते के आखिरी दिन, सीरीज के पहले दिन करना है पूरा एक्शन। जी दी, बिल्कुल सर, तो पूरे एक्शन के लिए तैयार है। नई सीरीज की शुरुआत है, और सर वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि पिछली 3 सीरीज से बाजार का एक्शन अच्छा रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। और आप बता भी रहे थे सुबह कि जुलाई सीरीज में यूजुअली अच्छी परफॉर्मेंस रहती है बाजार की। तो इस जुलाई सीरीज के लिए सेटअप क्या कह रहा है आपको? सेटअप बहुत बढ़िया है दीप। पहले तो मैं जुलाई सीरीज की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आपको बता दूं, और उसके बाद में हम दूसरे सेटअप पर जाते हैं कि डेटा किस तरह के बने, क्या कुछ है। 2013 से लेकर 2020 ये 8 सीरीज जो रही है, इन 8 सीरीज में लगातार जुलाई सीरीज में हमेशा बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा है बाजारों का। एक सिर्फ 2019 को छोड़ दें, जहां 5% की नेगेटिव मूवमेंट निफ्टी में आई थी। उसके अलावा लगभग सारे सालों में जबरदस्त परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। 2015 में 0.3 पॉजिटिव था। तो ये 2 साल ऐसे हैं 8 में से, जो उसमें भी 2013 वाला 15 वाला तो छोड़ दीजिए, वहाँ पॉजिटिव ही बंद हुए। पहली बात, 8 साल में सिर्फ एक बार नेगेटिव बंद हुए, वो भी 2019 में। उसके अलावा लगातार हर एक सीरीज में मिनिमम 3% की बढ़त निफ्टी में आई है, और मैक्सिमम 8% तक की बढ़त भी आई जो पिछले साल थी। चलो पिछले साल को भी एक्सेप्शन मान ले तो भी 5.5-6% तक की बढ़त बनती है। तो आसानी से 3 से 5% की बढ़त का अनुमान आप निफ्टी में लगा सकते हैं, अगर पुराने डेटा के लिहाज से अगर आप जाएं तो। अब बाजार का मूड माहौल तो अच्छा है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो सारे संकेत इस वक्त हैं वो आपके सामने हैं ही। तो उस लिहाज से अगर 3 से 5% की तेजी आप लें, तो इसका मतलब है कि 400 से 800 पॉइंट तक की तेजी आप बनते हुए देख सकते हैं। और 400 से 800 पॉइंट की तेजी का मतलब होता है 16,200 से 16,500 600 तक की यात्रा निफ्टी करने की कोशिश कर सकता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जुलाई सीरीज में आप निफ्टी को 16,000 के पार जाते हुए, टिकते हुए और ट्रेड करते हुए देखें। ऐतिहासिक डेटा आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए, ये तो ऐतिहासिक डेटा है, लेकिन हमारे अपने डेटा हर साल के अलग होते हैं, हर सीरीज के अलग होते हैं। तो क्या है, वो डेटा भी इतने मजबूत हैं क्या? और अगर आप देखेंगे तो आपका जवाब होगा हाँ। देखिए, मई की सीरीज में निफ्टी 450 पॉइंट बढ़ा है। हालांकि बैंक निफ्टी 250 पौने 300 पॉइंट घटकर आया है। इसका मतलब पूरी की पूरी जो खरीदारी हुई है वो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी में हुई है। बैंकिंग शेयरों के पार्टिसिपेशन नहीं होने के बावजूद, इनफैक्ट नेगेटिव पार्टिसिपेशन होने के बावजूद हमारे बाजार बढ़े हैं। इसका मतलब ये कि जब हमने जून की सीरीज की शुरुआत की थी, तो एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 89% पर थी, जो कि काफी जबरदस्त थी। और पूरी सीरीज में एफआईएस ने अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को भले ही घटाया हो, लेकिन उसके बावजूद मेंटेन रखा है। वापस से जब जुलाई सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 84% 85% की रेंज में आती हुई दिख रही है। ये एफआईएस का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है
कि उन्होंने लॉन्ग रोल ओवर्स किए हैं, अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर 85-84% के आसपास रखा है। तो उस लिहाज से जून सीरीज का जो एक्शन हुआ है, जब उनकी लॉन्ग ज्यादा हैं, अच्छे लॉन्ग्स के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बाजार पर तेजी का व्यू उनका बरकरार है। न सिर्फ ये, बल्कि बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में भी 84% के आसपास का इंडेक्स लॉन्ग है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। माफ कीजिएगा, मैं ये रोल ओवर के डेटा बता रहा हूँ। 85% के आसपास के रोल ओवर्स हैं, जो रोल ओवर्स काफी मजबूती वाले दिखेंगे। पिछली सीरीज के 77% के सामने 85% के लॉन्ग रोल ओवर हैं। बैंक निफ्टी में आप देखिए 81% से 84% के आसपास के रोल ओवर हैं। तो रोल ओवर्स काफी मजबूती के साथ हुए हैं, और जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो 82% के आसपास एफआईज ने अपनी की है, जो कि हायर साइड पर है। मेरे ख्याल से सीरीज की शुरुआत करने के लिए ये सेकंड बेस्ट रोल ओवर है इंडेक्स लॉन्ग पर। पिछली सीरीज में 89% थे, इस बार 82% है। तो इन डेटा को देखते हुए लगता है कि एफआईज का नजरिया जुलाई सीरीज के लिए भी पॉजिटिव साइड पर बरकरार है। और एफआईज अगर ना बेचे तब भी भारतीय बाजारों के लिए काफी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्रेडर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा घटकर आया है, 99 लाख शेयर से घटकर 93 लाख शेयर पर हमने किया है, तो थोड़े से हल्के बाजार जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल अगर आप ये संकेत देखेंगे तो बढ़िया संकेत। और अब तक के जो डेटा जो जुलाई सीरीज की शुरुआत में बन रहे हैं दीप, और जो जुलाई सीरीज का अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन है पिछले 8 सालों का जो मैंने देखा है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जुलाई सीरीज में बाजार यहां से और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 3 से 6% तक के मूव की आप उम्मीद करें तो शायद गलत नहीं होगा। ये जुलाई सीरीज के डेटा और रोल ओवर के डेटा आपको बता रहे हैं। जी दीप। चलिए, तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छी रही है, सेटअप भी सीरीज के लिए अच्छा है, अच्छी गेंस इस सीरीज से भी आपको आती हुई दिख सकती हैं। साथ ही सर, आज से कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। मंथली लॉट साइज निफ्टी का बदल जाएगा, कम होगा। क्या इससे पार्टिसिपेशन और बढ़ सकता है? क्या राय है आपकी? और साथ ही कुछ स्टॉक्स के भी लॉट साइज कम हो रहे हैं, और 4 नए स्टॉक्स भी वायदा बाजार में एंट्री ले रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है दीप की कोई पार्टिसिपेशन इसकी वजह से बढ़ना है। इनफैक्ट थोड़े से वॉल्यूम आप वैल्यू टर्म्स में कमी होंगे। होता क्या है, देखिए, आमतौर पर जो ट्रेडर्स हैं उन्हें जितना उनकी आदत कैसी कि 1 लोट, 2 लोट, 5 लोट, 10 लोट, वो वाला सिस्टम होता है। तो रिटेल ट्रेडर्स जो है वो लोट के हिसाब से ट्रेड करते हैं, वो क्वांटिटी के हिसाब से नहीं। अब वो लोट 75 का है तो 75 का कर लेंगे, 50 का है तो 50 का कर लेंगे, तो उनके लिए तो वो क्लियर है। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए लोड साइज से फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए लोड, नंबर ऑफ लोड्स की जो माइंडसेट बनी होती है वो उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में अगर 75 का लोड घटकर 50 रह जाएगा तो एक लोड खरीदना है तो एक ही लोड खरीदेंगे, एक बेचना है तो एक ही बेचेंगे। तो उस लिहाज से आपको वॉल्यूम उतना ही दिखेगा नंबर ऑफ लोड्स में, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी में, शेयर में या वैल्यू टर्म्स में आपका वॉल्यूम घटता हुआ दिखेगा। अब दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज वगैरह, घरेलू फंड, जो हेजिंग के लिहाज से या अपना इंडेक्स पे कॉल लेकर जो करते हैं, उनके लिए लोट साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। किसी को 50,000 निफ्टी बेचना है या 50,000 निफ्टी खरीदना है या 1 लाख खरीदना है, बेचना है, तो वो उसके लिए 50 शेयर का लोट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जितनी क्वांटिटी करनी है। तो फंड्स के लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लोट इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में अगर लोट साइज घटा है तो नेचुरली आप देखिएगा कि वैल्यू टर्म्स में निफ्टी फ्यूचर्स में आपको वॉल्यूम कम होता हुआ नजर आएगा, ये एकदम साफ दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, जो फॉर्मूला है कि जिस प्राइस के आसपास आपकी लोट साइज होनी चाहिए, जो लोट की वैल्यू होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप 16,000 के आसपास निफ्टी पर है, 50 का लोट, यानी कि 8 लाख के आसपास का आपका लोट साइज हो जाएगा, विच इज फेयर। तो 8 लाख का लोट साइज है, 7.5-8 लाख रुपए की वैल्यू का लोट साइज आपका निफ्टी पर हो जाता है। उस हिसाब से लोट साइज घटाना एकदम ठीक है। और एक अच्छी बात यह भी कि लोट साइज घटने में कुछ और रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। बाकी इससे और कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दूसरा, 2 स्टॉक्स ऐसे हैं उनकी भी लोट साइज घटाई है, अच्छी बात है, क्योंकि जब स्टॉक्स के प्राइसेस काफी बढ़ जाएं और वो 10 लाख रुपए से भी ज्यादा अगर लोट प्राइसेस हो जाएं, कर जाएं, तो वो थोड़ा सा घट जाएं तो उससे लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ती है और उससे थोड़ा सा ट्रेड करना आसान होता है। 4 नए खिलाड़ी भी आज वायदा कारोबार में शामिल हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। वायदा कारोबार का बेस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच में जो निफ्टी की लोट साइज घट रही है, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अगर आप मंथली फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे तो लोट साइज अगली सीरीज से आपका 50 का हो जाएगा। लेकिन वीकली सीरीज जो चल रही है, जैसे कि अगले हफ्ते की जो वीकली सीरीज है
ये इस महीने जो तीनों वीकली सीरीज है उसमें अभी भी निफ्टी की लोड साइज पुरानी वाली 75 रहेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही आ चुके हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही एक्टिव हैं उनकी लोड साइज चेंज नहीं होगी। अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं उनकी लोड साइज चेंज होगी। तो अगले 3 लोड्स वीकली एक्सपायरी वाले वो लोड साइज पुरानी ही रहेगी 75 की। जैसे अगर इस हफ्ते का आप ट्रेड करेंगे, जो अगले गुरुवार को एक्सपायर होने वाला है निफ्टी का वीकली ऑप्शन, उसकी लोड साइज 75 रहेगी, और फिर जुलाई के बाद वीकली लोड साइज भी 50 की हो जाएगी। तो थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। खुद ध्यान रख लें, अच्छी बात है, नहीं तो अपने ब्रोकर को कह दें। और जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो वो उस समय अपना ट्रेड करते वक्त ध्यान रख लें कि कौन सी वीकली सीरीज में और कौन सी मंथली सीरीज में लोड साइजेस चेंज हुए हैं। तो सिंपल यही है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से कोई प्राइस एक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। दीप जी। चलिए सर, ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, नए स्टॉक्स की भी एंट्री हुई है, तो ये सीरीज आज के लिए एक्साइटिंग हो सकती है। सर, आज का सेटअप समझे उससे पहले एक जो कल बाजार ने ट्रेंड तोड़ा है, उससे पहले पिछले 4 दिन हम देख रहे थे कि जिस तरह की ओपनिंग होती थी उसके ऑपोजिट क्लोजिंग होती हुई दिखी। कल थोड़ा ट्रेंड ब्रेक हुआ, शायद एक्सपायरी की वजह से था या फिर बाजार का कन्विक्शन वापस लौटते हुए दिखा। कैसे देखें सर इस ट्रेंड को, क्योंकि आज फिर से ग्लोबल क्यूज तो एटलीस्ट मजबूत आ रहे हैं, हमारी चाल देखनी पड़ेगी। नहीं दीप, कल के एक्शन के हिसाब से डिसीजन लेना ठीक नहीं। कल एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा थी, और वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको लगेगा कि अरे कल तो हम 4 दिनों के ट्रेंड के बाद ऊपर बंद हो गए। मेरा ये समझना है ट्रेंड जून सीरीज का जो था, जिसके हम लगातार बात कर रहे थे, देखिए अप्रैल और मई का एक तरफा मुंह वाला ट्रेड है, जून सीरीज आपको दोनों तरफ ट्रेड देगी। तो मुझे लगता है अब कल का आप एक्सपायरी का एक्शन छोड़ दें तो अब भी बाजार आपको दोनों तरफ ट्रेड देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए हमें तैयार होना चाहिए और सिंपल उसी पर फोकस करना चाहिए। तो ये तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई एम श्योर कि जिस तरह से रफ्तार धीमी पड़ी है, देखिए सीरीज दर सीरीज हम ऊपर ही बंद हुए हैं, कोई डाउट नहीं है। जून सीरीज भी पॉजिटिव रही है, 450 पॉइंट की तेजी निफ्टी में कम नहीं होती सीरीज के हिसाब से। लगातार 3 सीरीज हम ऊपर बंद हो रहे हैं बाजार में। तो उस लिहाज से जुलाई सीरीज में भी मुझे लगता है कि वो एक तरफा ट्रेड से हम दोनों तरफ जाएंगे। जुलाई सीरीज में दीप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो जब सेकंड वीक से वीकली माफ कीजिएगा पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे दूसरे हफ्ते से, वो इस सीरीज का डायरेक्शन तय करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो है ना, जो कुछ भी वापस कोरोना की लहर आई है उसका जो असर है, क्या वो वाकई में फिर से कॉर्पोरेट्स पे पड़ा है, क्या वापस से कंपनियों की कमाई कम हुई है, प्लस पिछले बार जो बेस इफेक्ट का फायदा मार्च के क्वार्टर को मिल गया, क्या जून के क्वार्टर में भी परफॉर्मेंस उतनी दमदार है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जुलाई की सीरीज में सबसे ज्यादा अहमियत वाला अगर मेरे लिए कोई एक ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के अलावा, जून सीरीज में भी हमने कहा ग्लोबल इंपॉर्टेंट है, जुलाई में भी ग्लोबल इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रैल मई में नहीं था, जुलाई में ग्लोबल मार्केट्स और हमारे यहाँ लोकल ट्रिगर्स के दम पर आपके लिए कंपनियों के नतीजे, ये 2 बड़े ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर बाजार अपना डायरेक्शन तय करेगा। और इन्हीं 2 चीजों पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि दिग्गजों के नतीजे पहली तिमाही के आना शुरू हो जाएंगे, और वो पहली तिमाही के नतीजों के बेसिस पर बाजार ये डिसाइड करेगा कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर कंपनियों के लिए किस तरह का रहने वाला है। और आज देखिए नतीजों की शुरुआत हम करें उससे पहले आईटी कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। एक्सेंचर ने जिस हिसाब से गाइडेंस बढ़ाया है, 6.5 से 8.5% का रेवेन्यू गाइडेंस, 10% से ज्यादा, डबल डिजिट से ज्यादा किया, दमदार नतीजे। कल ये तो बढ़ गए, टीसीएस इन्फोसिस लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए। दीप नहीं पहुंचे होते तो सोचिए वो कल वाला मूव आज हो सकता था, या हो सकता है थोड़ा अंदाजा रहा हो कि एक्सचेंजर के इतने दमदार नतीजे रहेंगे, उस दम पर भी कल आईटी स्टॉक भागे। तो आईटी शेयर की लीडरशिप रहेगी। और सबसे बढ़िया बात यही है कि बाजार में इंडेक्स के लिहाज से कहीं कहीं से आपको लीडरशिप मिल जाती है। कल रिलायंस भले ही अपने बड़ी एजीएम के दिन नीचे बंद हुआ हो, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी आईटी शेयरों ने मोर्चा संभाल लिया। बैंकिंग शेयरों ने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो कर दिया। मेटल शेयर हल्के फुल्के रिकवर हो गए। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं से सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। और उस हिसाब से इस सीरीज में भी आप शुरुआत मजबूत होते देखेंगे। तो एसजेएक्स निफ्टी जो सुस्त और लाल निशान में दिख रहा है, मुझे लगता है उसके मुकाबले में कहीं बेहतर, कहीं चुस्ती के साथ हम शुरुआत करेंगे। आज मजबूत शुरुआत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी दीप। चलिए बढ़िया है सर, तो मजबूत सेटअप है, अच्छी भी शुरुआत होनी चाहिए। नई सीरीज शुरू हो रही है सर, बताएं फिर आज का सेटअप कैसा दिख रहा है? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
एफआईज के और घरेलू फंड्स के संकेत मैंने एफआईज के न्यूट्रल रखे हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट और ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे। सपोर्ट जोन 15,700 15,750 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए, और उसके नीचे वैसे तो हम जाएंगे नहीं, फिर भी आपको खाली ध्यान रखने के लिए लिख के रख लीजिए 15,625 15,675 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर गलती से वहां पहुंचे निफ्टी तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 15,860 से 15,890 की रेंज है। आप भी सोचेंगे सीरीज के पहले दिन सर ने राउंड फिगर नहीं दिया, 15,850 15,900 राउंड फिगर देना थोड़ा आसान है। ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा दिमाग लगाएं तो फिर और ज़्यादा एकदम प्रिसाइज रेंज निकल कर आती, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज रेंज जो है ऊपर की 15,860 से 15,890 की है। उसके ऊपर निकलेंगे, टिकेंगे 15,900 के ऊपर, लाइफ टाइम हाई के ऊपर तो 15,950 16,000 की रेंज बनेगी। आज वैसे संभावना कम है, लेकिन आपके हाथ में ध्यान में रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी 34,525 34,675 ये 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, दिन के लिए टूटना नहीं चाहिए। और बढ़िया मजे की बात है कि इसके नीचे वाला जो सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग बाय जोन, वो भी ज़्यादा दूर नहीं आ रहा। 34,375 34,450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इसके नीचे सीधा 500 पॉइंट की रिस्क खुलती है, जो कि आज तो कम से कम नहीं दिखती, ये एक अच्छी बात है। तो 34,375 34,450 ये आपके लिए खरीदारी का जोन होगा। ऊपर में 35,000 35,150 हल्की रुकावट का लेवल है, उसको पार करके टिके तो 35,250 से 35,375 की रेंज आएगी। वहां पर आपको 100% बिकवाली करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में शॉर्ट भी बनाने चाहिए। उस रेंज में आए तो डरें घबराएं नहीं, बेचे भी जरूर। ये मत सोचे कि बैंक निफ्टी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, भाग जाएगा। ये सब उस समय सब लगता है, लेकिन रेंज के हायर एंड पर बेचना आना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए दिन की बड़ी रेंज और इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। दिन के हिसाब से ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी, आपकी नजर कहां पर है सर? 15,750 15,860 ये दीप आज के लिए हमारी दिन की छोटी रेंज है। दिन की मीडियम रेंज 15,690 से 15,890 की निकल कर आती है, और आप बंद हुए हैं 15,790 के आसपास, जहाँ तक मुझे ख्याल है। हाँ, तो आपके लिए बेसिकली 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर की रेंज है, जो दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना ये है कि आप इसी मीडियम रेंज से काम चला लेंगे, इसके बाहर नहीं निकलेंगे। फिर भी एक बड़ी रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए, 75 पॉइंट दोनों तरफ, 15,625 15,975 ये दिन की बड़ी रेंज, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक निफ्टी 34,600 35,000 दिन की छोटी रेंज है, 34,525 35,150 दिन की मीडियम रेंज है, और बैंक निफ्टी में बड़ी रेंज 34,375 से लेके 35,300 की निकल कर आती है। तो 35,300 35,375 ये बड़ा कंजेशन जोन है, और उस रेंज में आने पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट पोजीशन दोनों करने के मौके मिलेंगे, अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो। ये आपके लिए सारे रेंज और लेवल्स दीप आते हुए। जी क्लियर है सर। तो रेंजेस भी आपके सामने आ गई, दिन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी आपके सामने आ गए। कल एक्सपायरी के बाद डेटा क्या कह रहे हैं सर, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन पीसीआर की तरफ से? 73% से 82% पर पहुंचे हैं, और उसकी वजह यह है कि शॉर्ट पोजीशन घटी है, इसलिए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की बढ़ गई है। तो उस लिहाज से 82% लॉन्ग पर हम जा रहे हैं, जो कि हायर साइड पर है, अच्छी बात है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है सीरीज की शुरुआत करने के लिए। 1.21 कल 0.96 था, और आपको याद होगा दीप कल सुबह हम कह रहे थे सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आज जो है वो ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है। एक्सपायरी के दिन अगर आप 1 के नीचे के पुट कॉल रेशियो पर अगर शुरुआत करते हैं तो इससे बढ़िया कंफर्ट आपको मिल नहीं सकता तेजी की तरफ, और वही हुआ, और इसीलिए आप दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाकर निफ्टी पर बंद हो पाए, शॉर्ट पोजीशन जो कवर हुई है। विक्स डाउन हुआ है फिर से 2% 15 के आसपास से, कंफर्टेबल है। आइए, अगर अब आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉसेस क्या रखने चाहिए? 15,675 ये डे ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए स्टॉप लॉस होगा। पिछले कम से कम 7-8 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जिसमें आप 15,675 के नीचे बंद नहीं हुए। जो लोएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है वो मिली है 15,683 की। तो इसके नीचे अगर आप बंद होते हैं तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी। तो 15,675, बाकी तो जो 15,575 का आपको जो लेवल दिया था वो तो मस्त है ही है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वहाँ तो हम पहुँचे ही नहीं है। 2 बार उसके नीचे जाके आए लेकिन बंद नहीं हुए। अब 15,675 आज के लिए आप स्टॉप लॉस रखिए, डे ट्रेडर्स भी और पोजिशनल भी। निफ्टी में ये हो गया। बैंक निफ्टी 34,500
34,375 भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि आप 34,800 के आसपास बंद हुए हैं, थोड़ा और बढ़ जाएंगे, 35,000 की तरफ बढ़ेंगे, तब आपके लिए 34,500 ही सफिशिएंट होगा। अब 34,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है या दिन के दौरान जाता है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। शॉर्ट अगर आप हैं तो आखिरी स्टॉप लॉस आपके लिए 15,925 का बनकर आता है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। बैंक निफ्टी पर आपका आखिरी स्टॉप लॉस 15,375 होता है, बहुत दूर है, इसलिए मैंने छोटा स्टॉप लॉस दिया है 35,050 का। देखिए पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से आप 35,000 के ऊपर बंद नहीं हुए हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर अब आप 35,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी अपना 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन खत्म करके ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस पर 35,050 का स्टॉप लॉस रखें, ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल है। और ये लेवल एकदम जैसे दिए हैं वैसे के वैसे रखें, इसमें कोई हेयर फेयर नहीं, छेड़छाड़ नहीं, जैसा है उसी लेवल को फॉलो जरूर करें। डे ट्रेड में ना भी करें, क्लोजिंग पे जरूर फॉलो करें। अगर इन लेवल्स के नीचे या ऊपर बाजार बंद होता है तो अपनी पोजीशन आपको उस हिसाब से डिसिप्लिन के तौर पर कम कर लेनी है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। मौजूदा पोजीशंस के लिए लेवल्स रिस्पेक्ट करना जरूरी है। नई पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए सर? दीप, और शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो तो तुरंत लपक लीजिए। स्टॉप लॉस 15,675 का है, टारगेट 15,820-25 का पहला छोटा टारगेट है, उसके आसपास खुलने चाहिए। 15,860 दूसरा टारगेट है, 15,890 तीसरा टारगेट है, यहां आकर रुकेंगे। यहां पर रिव्यू करना है कि क्या गिरेंगे या बढ़ेंगे। 15,925, 15,975 इसके बाद का आपका जो लेवल बनेगा, इसके लिए आपको ऊपर का लेवल ध्यान में रखना है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 15,900 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, तो इस लिहाज से 15,875 से 15,925 एक रेंज है निफ्टी की जहां पर शॉर्ट कर सकते हैं आप, और चांस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं दिख रही कि 15,900 के ऊपर भाग जाएगा, अभी तो नहीं दिख रहा है। होगा तो आपके पास स्टॉप लॉस है, वो है 16,000 का। 16,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आप इस रेंज में बेच सकते हैं। 15,825, 15,775, 750 और 15,700 इतना आ गया तो भी बहुत है, नहीं तो 750 के नीचे भी अभी तो दिख नहीं रहा है। तो इन लेवल्स पर आपको करना है फोकस, ये आपके लिए राय बेचने की निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदना है, स्टॉप लॉस 34,500 का है, सिंपल सेफ स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। टारगेट 34,925, 35,000 एकदम छोटे वाले, 35,075, 35,150 मीडियम वाले, 35,250, 35,300, 35,375 ये बड़े वाले, जहां पर आपको शॉर्ट भी करना है और अपनी लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक भी करना है। ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिए, ये बैंक निफ्टी के लिए। जो लोग बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं, अब सवाल ये कि कहां करें। जो सबसे कंफर्टेबल जोन जो मेरे लिए है बैंक निफ्टी में बेचने का, वो 35,300 से 35,375 आता है। तो मैं आपको ये राय दूंगा 35,250 से मूड बनाइए, 35,375 तक बेचिए। थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है और वही लगाइए, चिंता मत कीजिए 35,550 का, ताकि आपका ट्रिगर नहीं होगा। 35,150, 35,075 और 35,000 ये छोटे लेवल से जहां पर आपको शॉर्ट काटनी है। थोड़ी सी मूड माहौल को देखकर अगर और रुकना चाहें तो 34,925, 34,825 और उसके बाद 34,750 तक के लेवल से, जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है। देखिए ऊपर में वहां पर शॉर्ट करना है, डरिएगा मत, आए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ का ट्रेड लीजिए और वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है एक बार कभी रेंज से बाहर निकलेगा, पॉसिबल है, कभी न कभी तो निकलेगा ऊपर या नीचे की तरफ, लेकिन वो रेंज से बाहर निकलने के पहले 5-7 ट्रेड आपको ऐसे दे देगा, और वो जो 5-7 ट्रेड आपको देगा उसका फायदा छोड़ना नहीं है। हर बार डरते रहेंगे, किसी न किसी दिन तो निकलेगा, जब निकलेगा उस दिन एक बार ट्रिगर करेगा, लेकिन उसके पीछे आप 5 या 6 बार के ट्रेड छोड़ देंगे तो वो आप गलत करेंगे। तो उस लिहाज से सही लेवल पर आपको बेचना भी है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, और पहले सपोर्ट लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दोनों जगह आपको खरीदारी भी करनी है। तो फिर से मैं यही कहूंगा, दोनों तरफ मौके हैं ट्रेड के, और जो लोग फिर दोनों तरफ के ट्रेड के मौके नहीं उठाना जानते, बहुत लोग होते हैं जो माइंडसेट ऐसे नहीं, हम तो बेचेंगे नहीं, और वो उनको ये लगता है कि जो आदमी बेचने की राय दे रहा है वो गलत कर रहा है, सब मतलब वो होता है माइंडसेट है। बाई नेचर जनरली पब्लिक बुलिश होती है, लोग तेजी की तरफ ज्यादा सोचते हैं। अगर आपका भी व्यू वैसा है कि नहीं खरीद के ही करना है, तो फिर अब आप अपने सपोर्ट लेवल पर आने दें, निफ्टी को सही लेवल पर आने दें, उसके बाद खरीदें। जी दीदी।
क्लियर है सर, तो दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं और फायदा उठाना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, अच्छा एक्शन होना चाहिए आज सीरीज के पहले दिन। वायदा कारोबार बैन लिस्ट ऑफ कोर्स सर, अब वोडाफोन और सन टीवी दोनों बाहर आ गए हैं, नई सीरीज की शुरुआत है, देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। फंड्स के डेटा से और जो एफएनओ के क्यूज हैं वहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? फंड के डेटा तो कुछ देखने लायक है ही नहीं दीप, क्योंकि एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है सारा का सारा, इतनी सारी शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो सब समझ में आता है कि एक्सपायरी के हिसाब से, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। कैश में बिकवाली 2800-2900 करोड़ की, कल रिलायंस में काफ़ी डिलीवरी मार्क हुई है, तगड़ी डिलीवरी मार्क हुई है, तो उस हिसाब से पता नहीं डिलीवरी बेस्ड सेलिंग रिलायंस में होती हुई दिखी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक डेटा खराब है आपके, लेकिन सामने 1800 करोड़ के आसपास के इंडेक्स भी खरीदे हैं। घरेलू फंड ने 1140 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। अब एक दिन की खरीदारी से कुछ समझ नहीं आता रहा, एक्सपायरी के दिन के डेटा को मैं ज़्यादा तवज्जो देता भी नहीं। वायदा कारोबार के डेटा भी वीकली सीरीज के बहुत छोटे हैं दीप। 15,700 तुरंत सपोर्ट है, 15,800 के कॉल्स पर 21 लाख शेयर है जो हाईएस्ट है, उसके आसपास आप खुलेंगे, इसके ऊपर खुलेंगे, लेकिन चूंकि पोजीशन बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जो डेटा लेवल्स मैंने आपको दिए वहीं फोकस करिए। और बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा नहीं, 35,000 के कॉल्स पर 6 लाख शेयर हैं, बहुत कम है। तो हमारे लेवल्स और डेटा जो है सीरीज़ के पहले दिन जनरली ये काम ही नहीं आते हैं, क्योंकि वायदा कारोबार के डेटा बहुत छोटे हैं, बहुत कम है, तो जो लेवल्स दे दिए उन्हीं पर फोकस कीजिए जी। क्लियर है सर, जो लेवल्स दे दिए उन्हीं पर फोकस करिए, अच्छा सेशन होना चाहिए और रेंज को रिस्पेक्ट करें, लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, ये है अनिल जी की सलाह। आइए फिर देखते हैं आज स्टॉक्स कौन से एक्शन में रहने वाले हैं, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रेडार पर कौन सा नाम है। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए एफएनओ से आईजीएल जो है ये अपने नंबर्स घोषित करेगा, साथ ही कैश पे इसकी लंबी सूची है आज के सत्र में भी। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर, एमएसटीसी, साथ ही ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज जैसे नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो निफ्टी का लॉट साइज है वो भी 75 के बजाय अब 50 होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट आज से कई बाजार के स्टॉक्स के लॉट साइज में बदलाव होंगे, जिसमें बजाज फिनसर्व का लॉट साइज 125 से 75 हो जाएगा, साथ ही कोफोज का लॉट साइज 375 से 200 होता हुआ दिखेगा। साथ ही 4 स्टॉक्स एबी फैशन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, साथ ही इंडियन होटल्स और मेट्रोपोलिस एफएनओ में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इन्फोसिस का 9,200 करोड़ का जो बाईबैक है वो खुलता हुआ दिखेगा 1750 रुपए प्रति शेयर पर, और 24 दिसंबर को जो है ये बाईबैक बंद होगा। पीएनबी की बोर्ड बैठक भी होगी आज, और यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की डील पर भी चर्चा संभव हो सकती है। बारबेक्यू नेशन पर भी नजर रखिए, क्योंकि पूंजी जुटाने को लेकर आज यहाँ पर बोर्ड बैठक होगी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का जो क्यूआईपी है उसके फाइनल प्राइस को लेकर आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और साथ ही इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ जो है आज उसका आखिरी दिन होगा, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। कुशल, आपने बताया आज ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज के भी नंबर है, उसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। जी सर, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज के नंबर्स भी आज आने वाले हैं। तो उसका तो नाम बदल गया, अब नया नाम बताओ, कल ही बदला है। सर गूगल नहीं करूंगा, बट अभी नहीं पता है, मैं बता दूंगा। ओके, अच्छा, नाम याद नहीं है या नाम मुश्किल है इसलिए? क्योंकि मुझे तो इसलिए याद नहीं था, वो नाम बड़ा मुश्किल है। पहले बड़ा आसान था, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, खाली रिफ्रैक्टरीज बोलने में थोड़ी मुश्किल होती थी, तो वही प्रैक्टिस करनी होती थी। अब इसका नाम हो गया RHI मैग्नेसिटा। RHI मैग्नेसिटा, ये है ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज। अगर आप ओरिएंट के नाम से ढूंढेंगे तो फिर मिलेगा नहीं, तो अब इस कंपनी का नाम कल ही से बदला है, तो थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी हम सबकी। तो फिलहाल आज इसके रिजल्ट आने वाले हैं, वो है RHI मैग्नेसिटा। लेकिन जो रिजल्ट आ चुके हैं वो बताने के लिए तैयार है देवांशी। देवांशी के पास है पूरी लिस्ट, बताएं देवांशी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आप सबसे पहले आप देखिए ONGC, इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं। जो आए हैं वो अनुमान से थोड़ी सी कम आते हुए दिखे, 24% तक की बढ़त देखने मिली थी। कामकाजी मुनाफा इस बार 21% से बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि अनुमान से ज्यादा है, 10,125 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो 49% के सामने इस बार 48% पे मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किए हैं, और जो मुनाफा है वो इस बार आप देखिए 6,734 करोड़ पे आता हुआ दिखा है,
200% का जंप है, लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसके चलते आपको जो बॉटम लाइन है वो इतनी बड़ी आती हुई दिखी है। इसके साथ ही अशोक लेलैंड पर नजर रखें, जहां पे हमने देखा है कि इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो कुल आय है उसमें 82% तक की बढ़त आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफा भी इस बार 190% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 533 करोड़ पे इनका कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 4.8% से बढ़कर 7.6% पे आए हैं और जो मुनाफा है वो आप देखिए 241 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। पिछले साल घाटा था 57 करोड़ का कोविड के चलते। पीटीसी इंडिया नंबर्स अच्छे हैं, जो आय है वो इस बार करीब 11% से बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 70% तक की बढ़त आपको इस बार आती हुई दिखी है। मार्जिन भी आप देखिए 3% से बढ़कर करीब 4.5% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है वो एकदम फ्लैट आता हुआ दिखा है। 63 करोड़ पे आया है, जो कि पिछले साल 64 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 5.5 रुपए के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। साथ ही बोर्ड ने एक एक्विजिशन का भी अनाउंसमेंट किया है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। मिश्र धातु नंबर्स अच्छे हैं इस बार। जो कुल आय है वो 70% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा दुगना होता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए 25% से बढ़कर 30% पे आते हुए दिखे हैं और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो इस बार 75 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं। 40 करोड़ से बढ़कर करीब 75% का जंप है वो मुनाफे में हमें देखने मिल रहा है। 1.5 रुपए के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया। और आखिर में बोडल केमिकल्स, यहाँ पे भी नंबर्स मिले जुले हैं। जो उनकी कुल आय है उसमें 12% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। जो मुनाफा है वो 15% कम हुआ है, 22 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 26 करोड़ से घटकर। और कामकाजी मुनाफे में 21% तक की गिरावट देखने मिली है इस बार। लेकिन अगर आप मार्जिन्स देखें तो 15% से घटकर करीब 11% पे आते हुए दिखे। तो कामकाजी मुनाफा मार्जिन्स जो हैं वो कम होते हुए दिखे, लेकिन आय में इस बार बढ़त आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल थोड़े से मिले जुले नंबर्स यहाँ पे भी आते हुए दिखे, इस पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ढेरों मिड कैप स्टॉक्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं। आइए कुछ और ऐसे नतीजे जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। फ्यूचर सप्लाई नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी की आय में करीब 40% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स 26.7% पर इंटैक्ट रहे हैं और नुकसान 19 करोड़ का कंपनी फिलहाल देख रही है। तो कमजोर नतीजे फ्यूचर सप्लाई के। नाथ बायोजीन्स मिले जुले नंबर्स है। कंपनी की आय में करीब 8% की गिरावट है, लेकिन मार्जिन्स जो है 11.7% से 20.9% पर जाते हुए दिखे हैं और मुनाफे के फ्रंट पर भी करीब 6.7% की गिरावट ही हाथ लगी है। 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है और बायबैक को लेकर कंपनी ने फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया। फ्यूचर में बोर्ड बायबैक को लेकर कोई डिसीजन ले सकता है, ऐसी जानकारी मिलती हुई दिखी है। टेक सोल्यूशन मिले जुले नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय में 40% की गिरावट, नुकसान 68 करोड़ का कंपनी ने देखा है। इनफैक्ट टेक सोल्यूशंस कमजोर नतीजे यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि आय में भी गिरावट है और नुकसान 68 करोड़ का कंपनी देख रही है। हालांकि पिछले साल 158 करोड़ का नुकसान कंपनी देख रही थी। आईपीओ अपडेट है। इंडिया पेस्टिसाइड, आज आईपीओ का आखिरी दिन है। दूसरे दिन आईपीओ 3.79 टाइम्स भरा है। रिटेल हिस्सा 5.88 टाइम्स भरा है। एनआईआई हिस्सा 0.91 टाइम्स। वहीं प्राइस बैंड जो है 290 से 296 है। इशू साइज 800 करोड़ का है। ओएफएस का हिस्सा 700 करोड़ और फ्रेश इशू 100 करोड़ का होने वाला है। आरती इंडस्ट्रीज कल शाम क्यूआईपी खुला है। फ्लोर प्राइस 899 रुपए और 77 पैसे प्रति शेयर का तय किया गया है। फ्लोर प्राइस पर 5% का डिस्काउंट मिलने की संभावना है और 30 जून को क्यूआईपी के इशू प्राइस को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी, जिसके चलते आरती इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और फंड रेजिंग लगातार कोई ना कोई स्टॉक तो इसके फोकस में आ ही जाता है। वापस चलते हैं कुशल के पास कुछ और खबरों के लिए, और कुशल आईटी स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा। बिल्कुल दीपांशु, बड़ा फोकस रहने वाला है क्योंकि एक्सेंचर ने अपने जो Q3 नंबर्स हैं वो डिक्लेयर किए थे और अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर जितने भी एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, चाहे वो रेवेन्यू फ्रंट पर हो या फिर मुनाफे के फ्रंट पर हो, कंपनी ने काफ़ी बेहतर साइड पर जो है प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गाइडेंस अपनी ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। रेवेन्यू गाइडेंस पिछली बारी 6.5 से 8.5% थी, उसके मुकाबले 10 से 11% की गाइडेंस जो है कंपनी ने दिए हैं। इनफैक्ट जो नई बुकिंग्स है वो भी ऑलमोस्ट सालाना आधार पर करीब 40% तक बढ़ती हुई नजर आई है और कंपनी ये मान रही है कि पेंडेमिक के बाद अब जितनी भी कंपनियां हैं
वो वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मॉडल पर अब वर्क करने वाली हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसका डिमांड आउटलुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक्सेंचर को नंबर्स के बाद आपको आईटी स्टॉक्स पर ध्यान देना है। साथ ही एनबीएफसीज यहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि जो फाइनल गाइडलाइंस है डिविडेंड पे आउट को लेकर, उस पर नजर रखनी है। FY22 में जो एनबीएफसीज की तरफ से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए आरबीआई के नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं, और इसमें डिविडेंड देने के लिए कंपनियों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, साथ ही एनपीए जैसे काफी सारे क्राइटेरिया को अब मीट करना होगा, और एनबीएफसीज के ऊपर जो बैड डेट है वो भी उनको अब डिस्क्लोज करना जरूरी होगा। तो इस पर भी ध्यान रखिए। इंडियन बैंक 1650 करोड़ का QIP बंद हुआ है, और इश्यू प्राइस 142 रुपये 15 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया है। और आईबी हाउसिंग पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि 29 जून यानी कि मंगलवार को यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, और कुछ मार्केट न्यूज चल रही है जिसमें कंपनी के चेयरमैन गौतम थापर के खिलाफ सीबीआई ने केस फाइल किया है, और येस बैंक समेत काफी सारे बैंक्स में करीब 4350 करोड़ के घोटाले का आरोप है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स। ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा, बट खबरें यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि ढेरों और भी खबरें हैं। देवांशी के पास चलते हैं वापस। देवांशी, बताइए कुछ बल्ड डील्स, इनसाइडर एक्शन क्या है ये? बिल्कुल, आप देखिए दीपांशु, आज सबसे पहले तो श्री रेणुका शुगर्स, इस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक यहाँ पे अपने शेयर्स बेच रहा है। श्री रेणुका शुगर्स के करीब 4.3 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे हैं 27 में से लेके 23 जून के बीच में। इसके साथ ही आप देखिए जेएमआर इंफ्रा, जहाँ पे प्रमोटर्स ने 22 जून से लेकर 24 जून तक 0.3% हिस्सा अपना बेचा है। पेज इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स ने करीब 12,000 शेयर्स बेचे हैं 21 जून से लेकर 23 जून के बीच में। जुबिलेंट इंग्रीविया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रमोटर्स लगातार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। 3.85 लाख शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं 22 से लेकर 23 जून के बीच में। और आखिर में अदानी ग्रीन एनर्जी, जहां पे प्रमोटर लगातार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। इन्फानाइट ट्रेड इन्वेस्टमेंट में 10 लाख शेयर्स खरीदे हैं 23 जून को, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं, एक्शन में आपको आते हुए दिखेंगे। खबरें हैं, नतीजे हैं, बल्क एक्शन है, और साथ ही एक्सेंचर के नतीजों का भी इम्पैक्ट है। इन सब पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, इस पर भी नजर डालते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सिर्फ 2 स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है। सबसे पहले एजीएम के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि टारगेट प्राइस में बदलाव सिर्फ और सिर्फ जेपी मॉर्गन ने किया है, और इन्होंने भी जो है न्यूट्रल की रेटिंग के साथ लक्ष्य 2050 रुपये से बढ़ाकर 2250 कर दिया। 2153 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। और सभी रिपोर्ट्स में देखें तो एक चीज़ कॉमन लिखी गई है कि जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी पर, क्लीन एनर्जी पर फोकस है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और आगे जाकर सुपर री रेटिंग की संभावना नज़र आ रही है, जिसके चलते अगर आप देखें तो कमेंट्री सबकी पॉजिटिव है। हालांकि किसी ने भी जो है टारगेट प्राइस और रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 2262 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। यूबीएस न्यूट्रल किराया दे रहे हैं, और करंट मार्केट प्राइस के आसपास 2150 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज होल्ड किराया दे रहे हैं 2540 रुपये का। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश जो है जेफरीज ही नज़र आ रहे हैं, खरीदारी किराए के साथ 2540 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। दूसरी और आखिरी रिपोर्ट है अशोक लेलैंड पर। नतीजे देखिए अनुमान के मुताबिक देखने को मिले थे। जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं, 150 रुपये का लक्ष्य दिया उन्होंने। मॉर्गन स्टैनली ने भी अगर आप देखें तो लक्ष्य में और रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ 145 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। ओके, तो ये है आपके लिए रिपोर्ट्स आज हैं कम। आशीष, को ये रिपोर्ट्स कम आने की खास वजह? अनिल जी, नतीजों का सीजन खत्म हो गया, अब नतीजे इतने आ नहीं रहे तो रिपोर्ट्स भी कम आ रही हैं। आपने कोई मिस तो नहीं की ना, छूट तो नहीं गई? नहीं अनिल जी, रिपोर्ट पूरी टीम काम करती है अनिल जी, रिपोर्ट कोई भी छूट नहीं सकती। चलिए, परफेक्ट। तो बिल्कुल 100% निश्चिंत रहे, आशीष एंड टीम लगे हुए हैं, कोई रिपोर्ट छूटेगी नहीं। लेकिन आएगी कम तो करेंगे क्या, फिर उतनी बताएंगे। चलिए, लेकिन आपको मिलेगी सीरीज के पहले दिन पिक ऑफ द सीरीज, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार, सबके पास है एक एक पिक।
शिवम जी, करिए इस सीरीज की शुभ शुरुआत। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज जो सीरीज के लिए जो पिक है वो है बजाज फिनेंस पे खरीदारी की राय है। और अगर हम बजाज फिनेंस को देखें, ये एक ऐसा स्टॉक रहा है कि फिनेंस में जब बाकी फिनेंस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं भी देखने को मिला, तब भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता गया और कंसिस्टेंटली मीडियम टर्म चार्ट पे ये न्यू हाइज बनाता जा रहा है। और हर बार एक कंसोलिडेशन जो कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है, वो इस ट्रेंड को और ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखता है। और डेरिवेटिव डेटा में भी पिछले अगर 15-20 दिन का हम डेटा को क्यूमुलेटिव देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी लॉन्ग एडिशन हमें देखने को मिले थे, जो मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में भी फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए दिखेंगे। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। जुलाई सीरीज के लिए 6900 तक का टारगेट होगा और 5600 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं स्ट्रेट के लिए। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय। ओके, 6900 का टारगेट और 6043 के आसपास बंद हुआ है, यानी कि यहां से भी 800-900 रुपए की दमदार तेजी बजाज फाइनेंस में बन सकती है। इस सीरीज में रहेगा स्टार परफॉर्मर। सचिन जी बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पिछले सीरीज में हमने 2 स्टॉक्स हाईलाइट किए थे और इस बार भी मैं 2 स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूँगा। पिछले सीरीज में हमने एक लॉन्ग कॉल दिया था इंडिगो इस पर्टिकुलर काउंटर में, जहाँ पर 1880 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी। एंड ऑन द शॉर्ट साइड हमने भारती को नोटिफाई किया था कि एक पुल बैक मूव अगर मिल जाती है तो 540 के आसपास एक बेहतरीन लेवल होगा जहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी मूव आ चुकी है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है भारती अभी भी अपने टारगेट से दूर है, जो लगभग अराउंड 480 के आसपास का है। बट इस सीरीज के लिए मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। स्पेशली अगर हम सीजनैलिटी डेटा देखें तो पीएसयू बैंक्स के लिए भी जुलाई सीरीज काफ़ी अच्छी रही है। एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है कि एसबीआई में जो एक पैटर्न ब्रेकआउट देखा गया था मई के सीरीज में, एक वी फॉर्मेशन से जो ब्रेकआउट हुआ था, उसका पुल बैक हमने जून के सीरीज में देखा। एंड मुझे लग रहा है वापस एक अपवर्ड मूव रिज्यूम होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में। सो 445 एंड 465 इन 2 टारगेट्स के लिए एसबीआई में फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 385 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक है वो भी लार्ज कैप है। मुझे लग रहा है एलएनटी में भी एक अच्छा करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। हाल फिलहाल में ही हमने इसमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा गया है ऑन द डेली स्केल, जो यही एग्जिबिट कर रहा है कि जिस तरीके से इसका ओवरऑल एक लॉन्गर डिग्री पैटर्न पे एक इनवर्स हिडन शोल्डर फॉर्मेशन है, उसके नेकलाइन को छूने की वापस ये कोशिश कर सकता है। सो यहाँ पर एलएनटी में भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए 1440 के स्टॉप लॉस के साथ 1640 के लक्ष्य के लिए। और ये दोनों स्टॉप लॉसेस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करने। ओके, तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक खरीदारी करने की राय। निफ्टी को सहारा देने के लिए तैयार है एसबीआई, तैयार है एलएनटी। 1440 का स्टॉप लॉस एलएनटी के लिए और टारगेट बनेगा 1640 का। और एसबीआई में टारगेट बनेंगे 455, 445 और 465 के 2 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। सुप्रभात कुणाल जी, करिए आप भी अपनी पिक ऑफ द सीरीज की शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय आईटी मेजर टेक महिंद्रा में है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। वीकली चार्ट देखें तो इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखेगा। और अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हैं तो उसमें भी एक बहुत सब्सटैंशियल कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा आने वाली सीरीज में भी आउट परफॉर्म करेगा। और आईटी जो स्पेस है इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है इस सीरीज में भी इन स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो टेक महिंद्रा बाय करके चले। 1025 पर स्टॉप लॉस रखना है 1025 के आसपास। पहला टारगेट 1120 रुपए का 1120, और मुझे लगता है कि 1150 तक भी टेक महिंद्रा जा सकता है। तो सीरीज का टारगेट 1150 रुपए का। ओके, 1150 तक के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी टेक महिंद्रा में इस सीरीज के लिए। यह है कुणाल जी की राय। और क्या है राय बंसल जी की, वो भी समझ ले। बंसल जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैं लाया हूं अनिल जी काफी स्पेशल पिक, और ये पिक अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज भी है और 1 साल का नजरिया बना के भी इसमें निवेश करना चाहिए। तो पिक ऑफ द सीरीज के नजरिए से भी टारगेट हैं और लंबे टारगेट 1 साल वाले भी हैं। स्टॉक है बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर अगर आप इस सीरीज की बात करें तो 1275 1275 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना है।
एल्स 1500 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीदना है। और अब एक नजरिया है यहाँ पर कि 1 साल का नजरिया बना के इसको लेना है। और ये अनिल जी स्टॉक पसंद है एफआईज का। एफआईज की अगर इसमें होल्डिंग देखें तो जून 2020 में इनमें स्टेक था 6.67% का, जो कि बढ़ के हुआ है मार्च में 7.5% का। बीबीटीसी वाडिया ग्रुप की कंपनी है और इन एग्जिस्टेंस है मोर देन 150 ईयर्स। डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है कंज्यूमर गुड्स में, हेल्थ केयर में, रियल एस्टेट में, एविएशन में, केमिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो इसका ब्रिटानिया में स्टेक है उस स्टेक की वैल्यू आती है 44,000 करोड़ और बॉम्बे डाइंग की स्टेक की वैल्यू आती है 300 करोड़। गो एयर का आईपीओ आना है, आगे चल के अटकलें लग रही हैं, गो एयर का आईपीओ आना है, उसमें 40% होल्ड करता है। तो अगर आप होल्डिंग कंपनी का भी डिस्काउंट दो इसका हो तो भी इसकी वैल्यू आनी चाहिए 22,000 करोड़ की, जबकि मार्केट वैल्यू है इसकी 90-100 करोड़ की। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, आरओसी 30% का है। और एक चीज कहते हैं इंग्लिश में, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो 1 साल का नजरिया बना के यहाँ पे कोई लेता है तो अनिल जी मुझे लगता है 4,000 के लेवल्स मुमकिन है। तो 1 साल का टारगेट है 4,000 का और इस सीरीज का टारगेट है 1500 का। एक री रेटिंग का कैंडिडेट है, अभी तक चला नहीं है, डाउन साइड कैप्ड है। शाम को आपकी थकान दूर होगी? सुबह तो दोपहर में तो इतने थके हुए थे कि इतनी रिसर्च करने का टाइम कब मिला फिर बंसल जी? अब आप, मैं तो सोचा था आज आप पिक ऑफ द सीरीज भी नहीं देंगे, बोलेंगे कि आज तो मैं एकदम बिल्कुल थका हूं, जाते ही शाम को सो गया, कुछ काम किया नहीं, अब आगे देखूंगा। आप तो इतना सब पढ़ के आए। नहीं अनिल जी देखिए, ये तो जब आपने कल हाईलाइट किया था कि 1 दिन का पेन है, इनफैक्ट अनिल जी कल से डबल अनिल जी योगा करा है। हाँ। कल से अनिल जी डबल योगा करा है और आज अनिल जी कोई पेन नहीं है, आज मोर एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और अनिल जी दिल्ली में एक सर्कल है, मतलब कि जिन लोगों को कोविड हुआ था और वो काफी इंस्पायर्ड हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपके सिंघवी साहब ने तो योगा करके अपने आप को बचा लिया। तो अब अनिल जी आ रहा है डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट का अनिल जी अभी देखिएगा, आप भी शो करेंगे। बात कहने को ये हो रही है कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हो रखा है, जिनकी एंटीबॉडीज हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है और जिनका वैक्सीनेशन हो रखा है उनको भी इफेक्ट कर सकता है। ये अभी तक अनिल जी मीडिया में चल रहा है, तो इसलिए अनिल जी अब योगा पे जोर दे रहा हूं। तो आज तो अनिल जी फुल ऑफ एनर्जी है, मतलब कि आज डबल एनर्जी हो रही है। कल जो कम थी आज उससे डबल है। वेरी नाइस। लेकिन ध्यान रखें, एक दिन में ऐसे डबल धीरे धीरे बढ़ाएं, आराम से बढ़ाएं ताकि लंबा चले एकदम। वैसे तो खैर आप अदरवाइज भी आप एक्सरसाइजेज जिम वगैरह इतना करते हैं तो आपकी बॉडी तो फिट है ही होगी ही, इसलिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए लोग हैं जो शुरुआत कर रहे हैं वो धीमे धीमे रोज बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़िया है। एक ही साथ बहुत जोर से न करें, ये ज़्यादा ठीक है। और 15 दिन महीने भर में आपकी एकदम कैपेसिटी बन जाती है, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। और बड़ा मज़ा आता है, स्ट्रेस बस्टर है। एक बार शुरुआत तो कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। आइए सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपको कौन सा शेयर पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। आपने अभी कहा अनिल जी बंसल जी को कि धीमे धीमे बढ़ना चाहिए, तो स्टॉक भी ऐसा ही लाया हूं जो धीमे धीमे आराम से हौले हौले से बढ़ेगा। और सेक्टर ऐसा है जिसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक HCL टेक, ये धीमे धीमे बढ़ता है, बहुत अग्रेसिव भागता नहीं है, पर मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं HCL टेक पे। टारगेट होगा 1075 का, ऑफकोर्स निवेश की राय, बट मुझे लगता है कि ये सीरीज में बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है इस स्टॉक में। IT प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपनी, और 19 बड़े बड़े डील इन्होंने जीते हैं Q4 में। साथ ही साथ इनकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 49% से बढ़ी है पिछले क्वार्टर में। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी है, 19 से 21% का मार्जिन का गाइडेंस दिया गया है मैनेजमेंट द्वारा। बेहतरीन कंपनी टेक्नोलॉजी की HCL टेक 1075। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक ऑफ द सीरीज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। 2 IT स्टॉक्स भी हैं, HCL टेक और टेक महिंद्रा, साथ ही दिग्गज नेम SBI, L&T, बजाज फाइनेंस और बॉम्बे बर्मा, इस पर भी रखे नजर, अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जो आज नतीजों के दम पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, उसी पर चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ।
अशोक लेलैंड, इस पर राय लूंगा शुभम जी आपसे। नतीजे इनके आए थे लगभग अनुमान मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं, घाटे से मुनाफे में आई थी कंपनी, यही अनुमान भी लगाया गया था। क्या राय देते हैं सर अशोक लेलैंड के चार्ट पर? दीपांशु जी, इनफैक्ट मुझे याद है पिछले हफ्ते हम लोग ने इसमें 115 का एक शॉर्ट टारगेट का बात किया था जो कि अचीव हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर खरीदारी करना है तो जो करेक्ट लेवल होगा एंटर करने के लिए वो लगभग 113 से 115 के बीच का लेवल है। तो ज़्यादा नहीं, अगर यहाँ से 3-4 रुपया करेक्शन अगर पुल बैक में मिलता है तब मुझे लगता है कि वहाँ पे हम ग्रेजुअली अब इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इस ट्रेड के लिए 106 रुपये पे, और अगर इस ट्रेड को हम 2 हफ्ते तक का समय दें तो मुझे लगता है कि 128 रुपये तक का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो 113 से 115 के बीच में खरीदारी की राय। ओके, तो 113 से 115 के बीच में खरीदारी करें, डिप आए तो खरीदें और फिर वहां से एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अशोक लेलैंड। ओएनजीसी, सचिन जी इस पर राय आप अपनी दें। अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, मुनाफे में हमने 5 गुना का उछाल देखा है, हालांकि उसमें एक एक्सेप्शनल गेन भी है 2600 करोड़ की, पर उसे भी अगर निकाल दे तो फिगर अच्छा ही आते हुए दिखा है। चार्ट्स क्या कहती हैं? दीपांशु, चार्ट्स तो काफ़ी पॉजिटिव ही रहे हैं। इनफैक्ट 125 का लेवल जैसे ही निकल जाता है तो मुझे लग रहा है उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 130-132 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के मौके ढूंढें। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए ऑन द लोअर साइड अराउंड 118 के आसपास। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 125 निकलने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम नजर आ सकता है काउंटर में। तो ओएनजीसी नजर रखिए, आज अपने नतीजों पर ये काउंटर रिएक्ट करने वाला है। रिएक्शन आने वाला है पीटीसी इंडिया पर भी। स्टैंडअलोन नतीजे देखें, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मार्जिन्स में थोड़ा सुधार है, मुनाफा हल्का सा गिरा है पर उसमें एक इंपेयरमेंट चार्ज भी है 60 करोड़ का, उसे एडजस्ट करें तो मुनाफे का फिगर भी अच्छा है। कुणाल जी, चार्ट्स देखें पीटीसी इंडिया। देखिए चार्ट भी ठीक है दीपांशु। पिछले कुछ सत्र पहले यहाँ पर एक गैप बना था और उसके बाद हमने देखा कि कुछ कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जब तक ये गैप फिल नहीं होता है तब तक इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है। गैप का जो लेवल है वो लगभग 99 रुपए के आसपास है, तो 99 के नीचे जाएगा तभी कमजोरी रहेगी और मुझे लगता है इस कंसोलिडेशन के बाद दोबारा तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो 114 रुपए के लक्ष्य से बने रहे, 99 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके, तो 114 का लक्ष्य है, 99 का स्टॉप लॉस है और 99 के लेवल्स पर ही पिछले हफ्ते 15 तारीख को एसआईपी स्टॉक में इसके बारे में बात भी की गई थी। लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफ कोर्स अनिल जी ने कहा ये डबल हो सकता है, पोजिशनल टारगेट भी 160 का आ रहा है, पर नजर रखते हैं। नतीजे तो अच्छे आए हैं कंपनी की तरफ से। मिश्र धातु मिधानी, ये एक और काउंटर है जो फोकस में रहने वाला है और अच्छे नतीजे कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे हैं। इस पर राय दें जरा बंसल जी, आप मिधानी का चार्ट कैसा लगता है सर? दीपांशु, कल नतीजों के बाद से मैं भी इसी के चार्ट्स को 2-3 बार देख चुका हूं। वीकली चार्ट काफी इसका अच्छा है और स्टॉक अभी तक बिल्कुल भी चला नहीं है, एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। एक बड़ी रैली यहाँ पेंडिंग है, एक बड़ा सपोर्ट नीचे में 200 के अराउंड आता है और एक छोटा सपोर्ट देखें तो 205 रुपए के अराउंड आता है और टेक्निकली इसके अंदर एक लॉन्ग ओवर ड्यू रैली ड्यू है और टेक्निकली कोई बाय एंड होल्ड करता है तो 235-240 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, तो 240 तक के लेवल्स आ सकते हैं। एक रैली भी ड्यू है, सेठी साहब ने भी लगातार इस पर भरोसा जताया और नतीजे तो काफी अच्छे आए हैं और नतीजे और फ्यूचर आउटलुक के बारे में कंपनी से भी आज चर्चा करेंगे। न्यूज पर व्यूज में 10:35 पर कंपनी के सीएमडी झा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे कि आगे का आउटलुक कैसा है कंपनी का। ढेरों और स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग, ये भी एक और काउंटर है जो फोकस में रहेगा। 29 जून को पूंजी जुटाने पर इनकी बोर्ड बैठक है। सचिन जी, इंडियाबुल्स हाउसिंग कैसा लगता है सर आपको? दीपांशु, एक अच्छा करेक्टिव वेव ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये टर्मिनेट होना चाहिए अराउंड 250-255 इस पर्टिकुलर जोन में। सो जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक स्टेबल मूव आने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो फिलहाल तो शॉर्ट्स अगर है तो उनको कवर कर लेना चाहिए एंड 255 के नज़दीक आ जाता है तो वहाँ पर लॉन्ग्स बनाने की रिकमेंडेशन होगी। मुझे लग रहा है पुल बैक काफ़ी मैच्योर है एंड कंप्लीशन पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल होना चाहिए ऑन द हायर साइड। 285-290 के जोन भी लगभग नजर आ सकते हैं इसी कमिंग वीक में। ओके,
तो ये है आपके लिए राय जहां तक इंडिया बुल्स हाउसिंग का सवाल है। आरती इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ जी इस पर राय दें। कल शाम QIP खुला है, जो फ्लोर प्राइस है वो 900 के करीब है, जो कि कल की क्लोजिंग से देखें तो एक्चुअली प्रीमियम पर है, डिस्काउंट पर नहीं, पर लगभग 3.25% के प्रीमियम पर है। हालांकि फाइनल प्राइस पर ये डिस्काउंट एक दे सकते हैं। क्या राय देंगे सर आरती इंडस्ट्रीज पर? आपने तो कई बार इसको कवर भी किया है। आरती इंडस्ट्रीज और QIP के बाद तो हमेशा अमूमन देखा गया है कि स्टॉक में एक मोमेंटम रहता है। आरती इंडस्ट्री बेहतरीन कंपनी, और ये सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि ये हमारे भारत का सबसे सस्ता अगर कोई स्पेशलिटी केमिकल बनाता हो तो वो है आरती इंडस्ट्रीज। बेंजीन बेस्ड केमिकल बनाता है, सबसे बड़ा है, लार्ज कैप कंपनी, अच्छी कंपनी। बिल्कुल आपको अगर इसमें QIP में अगर इसमें आपको बने रहना है तो मैं मानता हूँ कि 6-12 महीने के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओके, 6 से 12 महीने के लिए बने रहे आरती इंडस्ट्रीज में, ये है राय आपके लिए। और केमिकल स्टॉक्स में तो मतलब कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता सिद्धार्थ जी का। क्या क्या भाव में क्या क्या केमिकल स्टॉक्स दिलाए हैं। दीपक नाइट्राइट 100-150 रुपए से लेकर अब तक, उसके अलावा आरती, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, SRF, नाम भी याद नहीं आ रहे, बहुत सारे, कैमलिन फाइन डबल हो गया, बहुत सारे, मतलब गजब की रिसर्च और गजब की पकड़ सिद्धार्थ जी की केमिकल सेक्टर पर तगड़ी है।